नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम के आपके पसंदीदा सुपर हिट शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हो रही मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी, तो इंग्लैंड में ऋषि सुनक की ताजपोशी पर भारत में हिंदू मुसलमान पर सियासी जंग थमी नहीं है। आज कश्मीर का विलय दिवस है, तो यूपी में मदरसा सर्वे पर नया विवाद सामने आया है और ये खबरें हम इस बुलेटिन में प्रमुखता से दिखाएंगे। लेकिन पहले कुछ झलकियां। सुनक बहाने देश को कोसने वालों को कश्मीरी मुस्लिम आईएस शाह फैजल की नसीहत। भारत में इस्लामिक देशों से भी ज्यादा मुसलमानों को आजादी। क्या दारुल उलूम देवबंद का मदरसा अवैध है, दिखाएंगे इस एक रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम के खाने पर क्यों उठा विवाद, बताएंगे आपको। तो कांग्रेस के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। करीब 1.5 घंटे बाद यानी 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर संभालेंगे। मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी खड़गे को पार्टी अध्यक्ष का जिम्मा सौंपेंगी। 24 साल बाद ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार के बाहर का कोई शख्स कांग्रेस की कमान संभालेगा। अध्यक्ष पद का जिम्मा संभालने से पहले खड़गे राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल पर भी गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अध्यक्ष बनने से पहले राजघाट शक्ति स्थल पर गए खड़गे, श्रद्धांजलि देते हुए वो नजर आए। आज कांग्रेस की कमान संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कई चुनौतियां उनके सामने होंगी, क्योंकि ये जो ताज है वो कांटों भरा उनके लिए, क्योंकि आसान राह नहीं होगी। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं खड़गे और उससे पहले बाकायदा श्रद्धांजलि देने पहुंचे खड़गे को सोनिया सौंपेंगी कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर। राहुल और सोनिया भी वहां पर मौजूद होंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर इस वक्त दिल्ली में ही हैं और आज इस कार्यक्रम में वो भी शामिल होंगे। दिवाली पर ब्रेक में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा। मौसमी सिंह और अशोक सिंघल दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, जरा बताइए, क्योंकि ये आसान उनके लिए राह नहीं है। खड़गे के सामने बहुत चुनौतियां हैं और आज ताजपोशी है, तो ये ताज सीधे तौर पर माने कांटों भरा है। एकदम अर्पिता, आपने सही कहा कि ये रहा नहीं आसान, पर ये सियासत का दरिया है और पार करके पहुंचना है खड़गे साहब को, क्योंकि 5 साल का उनका पूरा कार्यकाल रहेगा ये। और पीछे हमारे आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां की गई हैं यहाँ पे एआईसीसी में मंच तैयार किया गया है। मुझे याद आता है वो वक्त 2000 का, जब सोनिया गांधी बतौर पार्टी अध्यक्ष दोबारा चुनी गई थी और उन्होंने जितेंद्र प्रसाद को, जिनको 94 वोट मिले थे, उनको जबरदस्त हराया था। तब ढोल नगाड़े भी थे और पूरा जो 10 जनपद है और 24 अकबर रोड पटा हुआ था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी एक अलग मोड़ पर खड़ी है, जब परिवार की पार्टी नहीं है। ये साबित करने के लिए ये आंतरिक चुनाव हुए हैं और इस बात को लेकर कांग्रेस नेता गदगद है अर्पिता, कि कम से कम हमने करके तो दिखाया। अब भाजपा और बाकी पार्टियां जो है वो करके दिखाए और ये वो वक्त होगा जब गैर गांधी अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद होगा मंच पर और उनके इर्द गिर्द सोनिया गांधी कमान उनको सौंपेंगी और राहुल गांधी मौजूद होंगे। कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने राहुल गांधी का नाम लिख दिया था बैलेट पेपर पे और उनके वोट इनवैलिड हो गए थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कांग्रेस पार्टी की वजूद की लड़ाई में और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे, दूसरे ऐसे अध्यक्ष बनेंगे जो कर्नाटक से आते हैं और सबसे ज्यादा उम्र दराज अध्यक्ष होंगे, क्योंकि 77 साल के सीताराम केसरी थे और ये 80 साल के हैं। तो वो सबसे उम्र दराज अध्यक्ष होंगे, पर उनको नई पीढ़ी की कांग्रेस को लेकर चलना होगा और देश के नए वोटर्स को, नई जनता को लुभाना भी होगा। इसीलिए उनके लिए आगे की राह, जैसा कि आपने कहा, कांटों भरी है। अशोक भी हमारे साथ हैं। अशोक, देखिए, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं उनका राज, एक तरीके से कहिए तो आज ताजपोशी उनकी हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह आज के दिन को लेकर है, और क्योंकि अब सामने दो महत्वपूर्ण चुनाव हिमाचल के और गुजरात के हैं और ऐसे में खड़गे की चुनौती
ये इन चुनावों से ही शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, चुनौतियां 3 है, बल्कि 2 नहीं। हिमाचल का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है और राजस्थान को भी हैंडल करना होगा कि वहां पे क्या फैसला लेते हैं। अशोक गहलोत बने रहेंगे या सचिन पायलट आएंगे, वहां का निर्णय भी पेंडिंग है। तो सबसे बड़ा चैलेंज राजस्थान है, गुजरात है और हिमाचल। 3 बड़ी चुनौतियां मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने होंगी। उनको कैसे वो राजस्थान को हैंडल करेंगे और गुजरात और हिमाचल में जीत दिलवाना पार्टी को, ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा आने के बाद। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। गांधी परिवार के लॉयलिस्ट तो है ही, इसीलिए अशोक गहलोत के नाम के बाद अगर चर्चा हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे की। हालांकि दिग्विजय सिंह भी बीच में आ गए थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। राजनीतिक तौर से, प्रशासनिक तौर से अलग अलग पदों पर रहे वो, मंत्री रहे केंद्र में भी, स्टेट में भी। और आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे राजघाट पहुंचे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बापू की समाधि पर, उसके बाद शक्ति स्थल, उसके बाद यहां आएंगे और फिर AICC जाएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए, मल्लिकार्जुन साउथ से आते हैं लेकिन हिंदी भी अच्छी खासी बोल लेते हैं। पार्टी ने एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की है कि पार्टी सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित नहीं है, जो कि बीजेपी हमेशा से सवाल खड़े किया करती थी। उसी मैसेज को देने के लिए कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है हमारी पार्टी में, और एक पार्टी का नहीं बल्कि आम कार्यकर्ता चाहे कोई भी क्यों ना हो, और किसी का पार्टी ने किसी को भी कैंडिडेट नहीं बनाया था, ना गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा था, ना पार्टी ने अपना प्रत्याशी करके किसी को आगे बढ़ाया था। कोई भी, चाहे वो शशि थरूर थे या मल्लिकार्जुन खड़गे थे, बेशक ये मैसेज दिया हो, लेकिन सब जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी आलाकमान, खासतौर से गांधी परिवार के नुमाइंदे के तौर पे ही देखा जा रहा था। इसलिए उनके नॉमिनेशन में तमाम पार्टी के बड़े नेता दिखाई दिए, शशि थरूर में कोई बड़ा चेहरा नहीं था। लेकिन ये बात आप आगे की देखना होगा कि साउथ से निकल के आते हैं, नॉर्थ में और तमाम देश भर में पार्टी को आगे कैसे लेके जाते हैं, ये देखना होगा। आगे की पार्टी की बात की जा रही है। शशि थरूर ने कहा था कि हम पार्टी को आगे ले जाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे पार्टी से। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के नेता युवाओं को पार्टी के साथ कैसे जोड़ेंगे? पुराने नेता, एक्सपीरियंस नेता और युवा, इन सबके बीच सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, ये देखना होगा। और ये सामंजस्य बैठा कर रखना, कांग्रेस जो जिस स्थिति में है उस स्थिति से उसको उबार कर ऊपर ले जाना, ये तमाम चुनौती उनके सामने होंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खड़गे के लिए ये चुनौती का ताज है और उनके सामने पार्टी को एकजुट करने और कांग्रेस को जीत की राह पर लाने की बड़ी चुनौती है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। 24 साल बाद कांग्रेस की कमान 10 जनपद से बाहर खिसकी है, यानी 2 दशक से ज्यादा समय बाद कोई ऐसा शख्स कांग्रेस को चलाएगा जो गांधी परिवार का नहीं है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के सियासी जीवन का ये शिखर काल है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके सिर पर जो ताज सजा है वो कांटों से भरा है। उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है जिसे पार करना नामुमकिन भले ना हो, लेकिन बेहद मुश्किल है। कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी कांग्रेस पार्टी में फिर से जान फूंकने की है। 2014 में केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है। आज हालात ये है कि ये पार्टी सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है। इस वक्त सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि झारखंड, बिहार और तमिलनाडु में सहयोगी दल के रूप में सरकार में शामिल है। ऐसे में खड़गे का पहला इम्तिहान हिमाचल प्रदेश और गुजरात का विधानसभा चुनाव है, जहां अगले महीने वोट पड़ेंगे। गुजरात में कांग्रेस 27 साल से सत्ता का वनवास झेल रही है। हिमाचल की सत्ता से वो 5 साल से बाहर है। दोनों जगहों पर बीजेपी के अलावा उसके सामने आम आदमी पार्टी की चुनौती खड़ी हो गई है। खड़गे के सामने दूसरी चुनौती बिखरे संगठन को मजबूत करने
और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं में ये आत्मविश्वास पैदा करने की है कि पार्टी अपनी खोई राजनीतिक जमीन फिर से हासिल कर सकती है। क्योंकि खराब भविष्य की आशंका में बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। हाल ही में गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर और वफादार नेता ने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया। खड़गे के सामने तीसरी चुनौती पार्टी के भीतर बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच के टकराव को खत्म करना है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी शिव कुमार के बीच भी वर्चस्व की जंग है। पंजाब में इसी खींचतान की वजह से अमरिंदर सिंह ने पार्टी से किनारा किया, तो एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए। खड़गे के सामने पार्टी की विचारधारा को लेकर भी बड़ी चुनौती है, खासतौर पर जब मुकाबला बीजेपी जैसी मजबूत विचारधारा वाली पार्टी से हो। 2014 के बाद से हिंदुत्व और अल्पसंख्यकों के सवालों पर टकराव लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाई। राहुल गांधी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते रहे, तो कभी अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश करते रहे। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस हर वर्ग से अपनी पकड़ खोती रही। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने पांचवी और सबसे बड़ी चुनौती गांधी परिवार के वफादार की छवि से निकलकर खुद को मजबूत नेता साबित करने की है। सवाल उठता है कि क्या खड़गे इन चुनौतियों से पार पा सकेंगे, क्योंकि इसे पार किए बगैर बीजेपी के सामने चुनौती पेश करना और कांग्रेस को जीतने वाली पार्टी में तब्दील करना मुश्किल होगा। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। T20 वर्ल्ड कप खेलने गई टीम इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाई। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक टीम इंडिया को प्रैक्टिस के लिए सिडनी से 42 किलोमीटर दूर ब्लैक टाउन में जगह उपलब्ध कराई गई थी। इससे पहले टीम इंडिया ने खराब खाने की भी शिकायत की थी। तो सिडनी से 42 किलोमीटर दूर अभ्यास का मैदान रखा गया है। सूत्रों की तरफ से ये जानकारी दी गई और टीम इंडिया ने की है खराब खाने की भी शिकायत कि जो खाना उनको वहां मिला वो भी खराब मिला है उनको। इससे पहले ये शिकायत भी की गई थी। टीम इंडिया की शिकायत पर आईसीसी का जवाब भी हालांकि सामने आया। आईसीसी की तरफ से कहा गया कि सभी टीमों को पहले से दे दिया गया था मेन्यू। ये जानकारी आईसीसी की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि खाने की जो खराबी की बात हो रही है वो मेन्यू पहले ही दे दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का प्रैक्टिस से इनकार है क्योंकि सिडनी से 42 किलोमीटर दूर था अभ्यास का मैदान। वहां जाना, वहां प्रैक्टिस करना और फिर इतनी दूर वापस आना, ये टीम इंडिया के लिए और थकाने जैसा। जब अगला मैच आपके सामने हो, ऐसे में ये इसलिए टीम इंडिया ने प्रैक्टिस से इनकार कर दिया और शिकायत भी दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत वहां पहुंची, ऑस्ट्रेलिया से ये बड़ी खबर आ रही है। T20 वर्ल्ड कप खेलने गई टीम इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाई। निखिल नाथ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। निखिल, ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात है कि प्रैक्टिस की जगह 42 किलोमीटर दूर आप दे रहे हैं। टीम इंडिया जैसी टीम जब सिडनी पहुंची है, खाने में खराबी आ रही है, ये बहुत सारी बातें जो चौंका रही है। देखिए अर्पिता, फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट है और एक आईसीसी टूर्नामेंट में ढेर सारी और टीमें हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका की टीम भी जो है वो यहीं पर मौजूद है, सिडनी में ही। उनका मैच भारत और जो नेदरलैंड्स का मैच है उससे पहले होना है। तो प्रैक्टिस फैसिलिटी जो सिडनी में है वो इकलौती है। अलग अलग टाइम पे वो टीमों को दिए जाती हैं। वो बाय रोटेशन होता है, उसमें कोई फिक्स नहीं होता। तो भारत को पहले एक टाइम मिला जिस वक्त वो अभ्यास करना चाहते थे, यानी दिन में ज्यादातर टीमें करना चाहती हैं, तो वो टाइम आपको मिला। आज आपको रोटेशन में दूसरा टाइम मिलना था। वो टाइम भारतीय टीम को शायद इतना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा नहीं हमें ऑल्टरनेट वेन्यू दीजिए। तो उन्हें ऑल्टरनेट वेन्यू एक दूसरा दिया गया। वहां पर भारतीय टीम ने सोचा कि हमें अभ्यास करने से, उन्होंने सोचा बेहतर होगा हम आज अभ्यास ना करें। बावजूद इसके आपको बता दूं, कल टीम मैनेजमेंट से हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि आज वैसे भी ज्यादातर खिलाड़ी अभ्यास करने नहीं आते, एक दिन पहले वो आराम करेंगे और पूरा जो अभ्यास है, जो हार्डकोर ट्रेनिंग है, वो मैच से 2 दिन पहले यानी कल
कर ली गई थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, मैच प्रेपरेशन के लिहाज से देखें तो शायद ज्यादा खलल नहीं पड़ा होगा भारतीय टीम को लेकर। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में कई बार ऐसे मसले आ जाते हैं जहां आपके पास ढेर सारी टीमें होती हैं, एक ही वेन्यू में होता है और रोटेशन पे आपको दिए जाते हैं। कुछ वैसा ही एशिया कप में भी हुआ था, जब सारी टीमें दुबई में ही अभ्यास कर रही थी। रोटेशन पे जब आप देते हैं तो कई टीमों को कोई टाइम मिलता है, कई टीमों को दूसरा टाइम। लेकिन मुझे नहीं लगता भारतीय टीम उस चीज को लेकर इतना परेशान है कि आज अभ्यास नहीं हुआ, वैसे भी ऑप्शनल होने वाला था। उनकी ज्यादा फोकस या ज्यादा परेशानी खाने को लेकर थी, जिसके बारे में उन्होंने एक विरोध दर्ज कर दिया है। शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए। और अब बात जरा ब्रिटेन की करते हैं। ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक की ताजपोशी की। सुनक के पीएम बनने पर जहां पूरा देश गर्व कर रहा है, वहीं भारत में से लेकर हिंदू मुसलमान विवाद खड़ा किया जा रहा है। और इस जुबानी जंग में अब ओवैसी और कश्मीर के मुस्लिम आईएस शाह फैसल भी शामिल हो गए हैं। शाह फैसल ने आलोचकों को नसीहत दी है। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। एक तरफ भारत पर सालों राज करने वाले ब्रिटेन ने एक हिंदू भारतवंशी ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाकर अपने मुल्क की किस्मत तय करने के लिए चुना। दूसरी तरफ भारत में नेताओं के बीच हिंदू मुसलमान का सियासी झगड़ा शुरू हो गया है, जो जुबानी जंग महबूबा मुफ्ती, शशि थरूर और पी चिदम्बरम के ट्वीट से शुरू हुई थी, उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना योगदान कर दिया। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। मैं तो बोला हूँ ये बात। इससे पहले महबूबा मुफ्ती, शशि थरूर और पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर अलग अलग तरीके से ये कहने की कोशिश की थी कि ब्रिटेन में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का शख्स का तो पीएम बन सकता है, लेकिन क्या भारत में ऐसा संभव है? कांग्रेस और पीडीपी नेता के इस ट्वीट पर बीजेपी ने चौतरफा हमला शुरू किया, तो कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल के लिए उतरना पड़ा। एपीजे कलाम एक बहुत ही सुयोग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल बिहारी वाजपेयी ने। एक बहुत ही योग्य दलित नेता रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने। किसने बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने। तो यही तो भारत की विविधता का स्वरूप है, उसका सम्मान करिए ना। और कांग्रेस के लोग जरा मुझे ये बताइए, 10 साल तक मनमोहन सिंह एक सिख थे कि नहीं प्रधानमंत्री? क्या मतलब है इन सवालों का? हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैंने देखा भी नहीं है उन्होंने क्या कहा है। और हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। जब नेता जुबानी जंग में उलझे थे, तभी कश्मीरी आईएएस शाह फैसल ने ट्वीट कर भारत के आलोचकों पर निशाना साधा। शाह फैसल ने ट्वीट किया, ये सिर्फ भारत में संभव है कि कश्मीर का एक मुस्लिम युवा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में टॉप कर सकता है, सरकार के शीर्ष पदों तक पहुंच सकता है, फिर सरकार से अलग हो जाता है और फिर भी सरकार उसे बचाती है, उसे वापस काम करने का मौका देती है। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना हमारे पड़ोसियों को जरूर चौंका सकता है, जहां का संविधान गैर मुसलमानों को सरकार के मुख्य विभागों तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन भारतीय संविधान ने जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया है। भारतीय मुसलमान बराबर के नागरिक के तौर पर इतनी आजादी के साथ जीते हैं, जिसके बारे में इस्लामिक देश सोच भी नहीं सकते। मौलाना आजाद से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक भारत हमेशा से सबके लिए समान अवसरों वाला देश रहा है। अब भी शीर्ष तक पहुंचने के रास्ते सबके लिए खुले हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने खुद सब कुछ शिखर से देखा है। शाह फैसल का ट्वीट उन सब के लिए बड़ा सबक है जो हमेशा सरकार पर अल्पसंख्यकों से भेदभाव का आरोप लगाते हैं। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में आज विलय दिवस का जश्न मनेगा। बीजेपी ने इस मौके पर कई कार्यक्रमों की तैयारी की है। धारा 370 के बगैर आज कश्मीर तेजी से बदलाव और तरक्की की राह पर है और ऐसे में बीजेपी ने विलय दिवस को भी खास बनाने की तैयारी की है।
देश के साथ बदलाव और तरक्की का हमसफर बन रहे कश्मीर में आज का दिन काफी अहम है। आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर दस्तखत किए थे और इस तरह कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। विलय पत्र पर दस्तखत के साथ ही अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को भारत की सेना ने श्रीनगर पहुंचकर पाक समर्थित घुसपैठियों और कबायलियों को खदेड़ दिया था। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में आज के दिन छुट्टी रहती है और जम्मू कश्मीर के भारत में विलय दिवस को जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। बीजेपी आज भी इस दिन को पूरी शान के साथ मनाएगी। जम्मू और श्रीनगर में विलय दिवस पर कई कार्यक्रम होंगे। जम्मू में इस मौके पर एक बड़ी रैली की जाएगी। महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। रैली में कई वरिष्ठ बीजेपी नेता शिरकत करेंगे। 2019 में धारा 370 की विदाई के बाद से जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार तेजी से चली है। आज इस तरह के तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है जिनकी थीम नया कश्मीर नई उम्मीद है। इसमें कश्मीर की जनता और कलाकार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। सालों साल आतंक के साए में रहे राज्य की ये तस्वीर बदलाव को साफ तौर पर बयान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब बात यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर जारी विवाद की। खबर है कि पिछले 156 साल पहले शुरू हुए दारुल उलूम देवबंद का मदरसा भी यूपी सरकार के सर्वे में अवैध पाया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का मदरसा दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया में इस्लामिक शिक्षा का ऐसा मरकज शायद ही कोई हो। कौम इस्लाम की मजहबी इल्म की तारीख समेटे है दारुल उलूम। दुनिया के कोने कोने से छात्र इस दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने आते रहे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में मौजूद अवैध मदरसों की गिनती शुरू की तो खुलासा हुआ कि सहारनपुर जिले के देवबंद का ये दारुल उलूम मदरसा अवैध है। इस मदरसे ने ना तो यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया है और ना ही इसकी आमदनी, खर्च, छात्र, टीचर्स का कोई ब्यौरा सरकार को पता है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो है 306 ट्रेस हुए हैं जिनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सूचना जो है शासन को भेज दी गई। बताया जा रहा है कि देवबंद भी गैर मान्यता, देवबंद दारुल उलूम भी गैर मान्यता। जी, दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं उनकी सैलरी जो है विभाग देता है, उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। मदरसों में आधुनिकीकरण की कोशिश कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की जांच में पता चला कि सहारनपुर जिले में कुल 754 मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि सहारनपुर जनपद की 5 तहसीलों में कुल 306 मदरसे अवैध हैं, जिनमें से बेहट तहसील में 66, रामपुर मनिहारान तहसील में 27, देवबंद में 46, नगुण में 43 और सहारनपुर सदर में सबसे ज्यादा 124 अवैध मदरसे चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मदरसों की ओर से मौलिक सवालों का भी जवाब सरकार को नहीं दिया जा रहा है। स्थापना का वर्ष हो गया, फिर संचालित सोसाइटी कौन सी सोसाइटी संचालित कर रही है, मदरसे का नाम क्या है, उनका जो है आय का स्रोत क्या है, इन सब बिंदुओं पर जो है जांच हुई थी। वो जांच जो है भेज दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का जो सर्वे किया है उसमें मदरसे का नाम, संस्था का नाम, स्थापना वर्ष, इमारत का ब्यौरा, मदरसे में सुविधाएं, छात्र, टीचर, सिलेबस, आमदनी का स्रोत और एनजीओ से रिश्ता जैसे 12 सवाल पूछे गए हैं। दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि उनका मदरसा बहुत पुराना और बड़ा है, इसलिए सरकार के सर्वे के आदेश का जवाब उनके पास नहीं है। दारुल उलूम देवबंद को पूरे आलम इस्लाम में अजहर हिंद कहा जाता है, इसलिए मदरसों के सिलसिले में सर्वे के नाम पर इस तरीके की बहस और इस तरीके की रिपोर्ट्स को शाये करना
और फिर उसमें मानक और गैर मानक की एक तकसीम पैदा करके मदरसों के सिलसिले में शक और शुबहात पैदा करना ये कहीं से मुनासिब और जरूरी बात नहीं है। दशकों से अवैध मदरसा चला रहे दारुल उलूम की दलील है कि उनका मदरसा सोसाइटी एक्ट के तहत शुरा सोसाइटी से संबंध है और उन्हें संविधान में मजहबी पढ़ाई कराने का हक मिला हुआ है, इसलिए इसके बारे में सरकार को जानकारी रहना जरूरी नहीं। यूपी में जो मदरसा बोर्ड है उसमें वॉलंटरीली ये है कि अगर आपको मदरसे बोर्ड में रजिस्टर कराना हो तो कराएं, और उसमें वही लोग रजिस्टर ज्यादातर कराते हैं जिनको कि गवर्नमेंट से एड चाहिए होती है। जितने भी बड़े मदारिस हैं उनको जाहिर सी बात है गवर्नमेंट से एड नहीं चाहिए, वो अपने तौर पर मदरसों को चलाते हैं। हालांकि सरकार की चिंता कुछ और है। अवैध मदरसों में चल रही देश विरोधी गतिविधियों की दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई मदरसों को टेरर फंडिंग की आशंका भी खड़ी हुई है। ऐसे में दारुल उलूम देवबंद जैसे प्रतिष्ठित और पुराने मदरसे के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी न होना चिंताजनक है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और संभल से अनूप कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण का कहां तक अभी तक काम पहुंचा है, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका जायजा लिया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ये दर्शन लोगों को तब हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी दीपावली के दिन धर्म ध्वज पूजन के साथ दीप जलाए थे। बेसब्री से राम मंदिर का निर्माण पूरा होने का इंतजार कर रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में मंदिर के दर्शन की और चाहत उमड़ पड़ी, जिसे पूरा करने के लिए आज तक संवाददाता राम मंदिर स्थल तक पहुँचे। सबसे पहले गर्भगृह की तस्वीरें देखिए, जहाँ रामलला विराजेंगे। यहाँ 7 लेयर का काम पूरा हो चुका है। ये जो स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं ये गर्भगृह है, और गर्भगृह के साथ में ये जो सब चीजें हैं हम गर्भगृह के अंदर है। यहाँ खड़े रहते हुए हम दर्शन कर लेंगे। यहाँ रामलला जी की मूर्ति, ये जो तल मंजिल है वहाँ पे रहेगी। फर्स्ट फ्लोर पे ये रामलला जी का मंदिर है, और ये फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे चक्रवर्ती राजा राम दरबार होगा। दरबार में सब मूर्तियां रहेगी। यहाँ पे सीता देवी होगी। यहाँ आज भी सुबह शाम पूजा होती रही है, और ये जो सुबह शाम पूजा होती है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ये कॉपर का पाइप है, नीचे यहाँ पे शिलान्यास जहाँ हुआ था वो जगह है, वहाँ से 60 फीट और उसके बाद में 30 फीट, हम 90 फीट तक आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे राम जी की मूर्ति, रामलला की मूर्ति रहेगी। इसके और वास्तु के बीच में जोड़ता हुआ ये जो कॉपर पाइप है उसको नाभि बोलते हैं। नाभि का मतलब जैसे माँ और बच्चे के बीच में बिब्लिकल कॉर्ड होती है, उस प्रकार से ये कॉर्ड है। गर्भगृह 21 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा है, जिसके ऊपर 5 से 6 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। उसी प्लेटफॉर्म पर रामलला की 5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। लेकिन गर्भगृह का ये स्थल श्रद्धालुओं की पहुंच से करीब 30 फीट दूर होगा। यहाँ पे जो अभी की जो मूर्ति है आगे की ओर रहेगी, पीछे की ओर रामलला की मूर्ति 4.5-5 फुट की होगी, और नीचे 1 मीटर का पेडेस्टल है, इसके ऊपर वो मूर्ति रहेगी। तो आप दूर से भी वहाँ से 60 फीट से भी आपको मूर्ति दिखाई देगी। ये जो 21 फीट बाय 21 फीट का जो गर्भगृह है, इसके अंदर ये जो मूर्ति जहाँ रखी जा रही है, ये इसका स्थान 6 फीट बाय 5 फीट वाला है, जिसके ऊपर ये मूर्ति रहेगी। बाकी प्रदक्षिणा करने के लिए यहाँ पे जो पुजारी रहेंगे, पूजा करेंगे, उनके लिए है। बाकी ये सब पूरा मार्बल से क्लैडिंग पूरा हो जाएगा। जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को पूर्व की दिशा में बने सिंह द्वार से प्रवेश करना होगा। फिर इस नृत्य मंडप से होते हुए रंग मंडप तक रास्ता पहुंचेगा। इसके बाद रास्ते में गुड़ी मंडप के दोनों ओर भजन मंडप और कीर्तन मंडप तैयार किया जा रहा है, जिसके सामने ही मंदिर का गर्भगृह होगा। और बड़ी खबर आ रही, झारखंड में मालगाड़ी के पटरी से उतरने की खबर है। धनबाद डिवीजन के कोडरमा और मानपुर के बीच गुरपा स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी की 53 बोगी पटरी से उतर गई।
हादसा सुबह 6:24 पर हुआ। हादसे की वजह से उस मार्ग पर ट्रेन का संचालन फिलहाल बाधित हो गया है। तो गुरपा रेलवे स्टेशन जहां पर यह हादसा हुआ है, तस्वीरें भी अब आनी शुरू हो चुकी हैं। तो आपको बता दें, बड़ा हादसा ये सुबह 6:30 बजे पटरी से दरअसल उतरी है कोयले से लदी ये मालगाड़ी, जो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। धनबाद डिवीजन के कोडरमा और मानपुर के बीच गुरपा स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी की 53 बोगी जो है वो पटरी से उतर गई। 6:24 पर सुबह यह हादसा हुआ। हादसे की वजह से उस मार्ग पर जो ट्रेन और संचालन जिनका होना था वो फिलहाल बाधित हो गया है। अर्जुन खड़गे आज बतौर अध्यक्ष पदभार संभालेंगे। कांग्रेस ने इस मौके को खास बनाने की पूरी तैयारी की है। हालांकि खड़गे के लिए ये ताज कांटों भरा होगा। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। कर्नाटक मूल के 80 बरस के वो जुझारू नेता जिनके साथ आज शुरू हो रहा है सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का नया सफर। चुनाव में थरूर को मात देकर जीते खड़गे आज कांग्रेस के अकबर रोड हेडक्वार्टर से बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अपनी पारी शुरू करेंगे। मौका खास है खुद खड़गे और कांग्रेस के लिए भी। आखिर पूरे 24 साल के बाद कांग्रेस को एक गैर गांधी पार्टी अध्यक्ष मिला है। भले ही गांधी परिवार का उनको आशीर्वाद माना जा रहा हो, लेकिन 2 दशक से ज्यादा के बाद कांग्रेस गांधी परिवार की छाया से औपचारिक रूप से ही सही बाहर निकली है। कांग्रेस के दफ्तर में खड़गे की ताजपोशी के लिए जोरदार तैयारी की गई है। सुबह 8 बजे पहले खड़गे राजघाट जाएंगे। इसके बाद वो शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीरभूमि और समता स्थल भी जाएंगे। सुबह 10:30 बजे मुख्य समारोह शुरू होगा। मधुसूदन मिस्त्री खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जीत का सर्टिफिकेट देंगे। इस मौके पर सोनिया और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर एक दिन के लिए राहुल गांधी दिल्ली आ रहे हैं। खड़गे कांग्रेस के मुखिया तो बन गए हैं, लेकिन उनके आगे चुनौतियों का लंबा सफर है। 80 साल की उम्र में पस्त पार्टी में नई जान फूंकना कम आसान नहीं होगा। एक नजर डालते हैं खड़गे की चुनौतियों पर। पहली बड़ी चुनौती कांग्रेस को फिर से चुनाव जीतने वाली पार्टी में तब्दील करना है। कांग्रेस अपने बूते सिर्फ 2 राज्यों में सत्ता में है। खड़गे की पहली चुनौती हिमाचल, गुजरात चुनाव के रूप में सामने है। अगले साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन सुधारना भी चुनौती होगी। इसके अलावा पार्टी में गुटबाजी से निपटना और कांग्रेस से नेताओं का पलायन रोकना भी खड़गे के लिए बड़ी चुनौती होगी।